Hello everyone, this is Preeti. I again welcome you to all on this channel Camo Physical World. As my friend Niharika has told you and she has given a lot of information about this channel, so I would like to connect myself with you in a short manner. And I just want to give this statement that we will strictly follow the guidelines of the board examination that has been released by the CBSE for this session. And this is the main goal to run this channel, so we want to drag more and more attention and concern to build your preparation. और आज के मेरे इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को चाहूँगी कि जो भी गाइडलाइन हमारे सब्जेक्ट को लेकर ड्रॉ किया हुआ है सीबीएसई ने उसके गो थ्रू हो जाऊँ, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है और उसको पूरा कंपाइल करने के लिए एग्ज़ाम्स में हम लोग तैयार करके लेके जाएंगे। उसको एक वे में कंपाइल करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी फ्रेम्ड आउट करने पड़ते हैं चैप्टर्स को लेके कि पर्टिकुलर हम तैयारी करेंगे तो ये चैप्टर का हम लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग कम टाइम देंगे। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर मुझे अच्छे से समझ में आया है तो इसको मैं अच्छा स्ट्रांगली तैयार करके जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी सिलेबस की स्कीम को जो डिसाइड किया है सीबीएसई ने उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सिर्फ यही आप लोगों को अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम लोग ये जान लें कि जो हमारा सिलेबस है उसमें पर्टिकुलर कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं और वो चैप्टर हमें कितना कंसर्न देना है पर्टिकुलर चैप्टर्स पर, और हर एक चैप्टर एग्ज़ाम्स में जो मार्किंग होती है वो कितने वेटेज के साथ जाने वाला है। यूनिट अगर दिया गया है तो यूनिट में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि पर्टिकुलर ये यूनिट भाई बहुत ज़्यादा मार्क की आने वाली है तो हम इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और वहाँ हम लोग अपने मार्क्स को यूनिट वाइज कलेक्ट कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने ये पीडीएफ आप लोगों को यहाँ अटैच किया हुआ है। इस पीडीएफ की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि हम सिलेबस है उसको कैसे सेटअप किया गया है और सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर इन्वॉल्व किए हुए हैं उनको पर्टिकुलर यूनिट वाइज कैसे यहाँ पर रखा गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो की हेल्प से समझेंगे। देखिए ये जो आपके पास वीडियो है उसमें आप देखिए मैंने पीडीएफ अटैच किया हुआ है। क्लास 12 2020-21 एंड थ्योरी की बात की गई है। सिर्फ ओवरऑल हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का, लेकिन यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये थ्योरेटिकल पार्ट आउट ऑफ 100 70 मार्क्स को रखता है। रिमेनिंग 30 मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल वर्क के लिए यहाँ पर रखे गए हैं और वो प्रैक्टिकल वर्क इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो अप्लाइड है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट जो थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हैं वो अप्लाई होगी आपके एक्सपेरिमेंटल वर्क में, ताकि आप लोग ये जान पाएँ कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्या वो वेरीफाई हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ लिख गया और दैट इज़ लिमिटेड, नहीं, उसको हम लोग जाके अपने लैब में जाते हैं और अपने जो भी कॉन्सेप्ट कलेक्ट हुए हैं उनको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर अपने थ्योरेटिकल पार्ट पर फोकस करने वाले हैं और यहाँ मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। देखिए आपके सिलेबस में 9 यूनिट रखी गई हैं, पूरे सिलेबस पर 9 यूनिट रखी गई हैं और इन 9 यूनिट्स के अंदर 14 चैप्टर्स हैं। पूरे हमारे सिलेबस में जो फिजिक्स का हमारे पास सिलेबस है इसमें 2 वॉल्यूम्स रखे गए हैं। वॉल्यूम जो हमारे पास फर्स्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट जो हमारे पास आता है ये चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 8 तक रखा गया है। यानी कि मैं बात करूँ यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5 तक का जो पोर्शन है वो वॉल्यूम फर्स्ट में आता है एंड यूनिट 6 से यूनिट 9 तक का जो हमारे पास यहाँ पर पोर्शन रखा गया है, यूनिट 6 से यूनिट 9 तक का पोर्शन ये वॉल्यूम सेकंड में आता है। वॉल्यूम सेकंड में इसको रखा गया है, वॉल्यूम सेकंड। तो यहाँ हम लोग बारी बारी से अपने वॉल्यूम के अंदर जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग समअप करते जाते हैं और अपनी तैयारी को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अब मैं यूनिट वाइज आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर यूनिट्स कैसे डिसाइड की गई हैं और यूनिट के अंदर चैप्टर्स को ऐसे ही नहीं रखा गया है कि कोई भी चैप्टर उठाओ और रख दो, नहीं। यूनिट का यहाँ पर जो कंपाइल किया गया है यूनिट को वो चैप्टर की थ्योरी से रिलेटेड होकर ही कंपाइल किया गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ यूनिट फर्स्ट में आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर्स रखे गए हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम का चैप्टर रखा गया है।
अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दोनों चैप्टर रखे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज पर ही फोकस्ड हैं। स्टैटिक चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है सरफेसेस पर, ये स्टैटिक चार्ज सराउंडिंग रीजन में फील्ड डेवलप कर रहा है, अगर ये फील्ड डेवलप भी कर रहा है तो इसका अपना फील्ड का पोटेंशियल कितना है, या फिर मैं बात करूँ कि इसको हम लोग अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। कैपेसिटर हम लोगों ने देखा, कैपेसिटर को स्टडी करेंगे हम लोग, उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और वर्किंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और इसकी कैपेसिटी को या कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर व्यूज़ रखे गए हैं अपने कि हम लोग अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम लोग ये यहाँ पर मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देख रहे हैं एक ही चैप्टर रखा गया है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है थ्रू कंडक्टर सिर्फ और सिर्फ उसी को डिस्कस किया गया है। ये आप लोग 10th में भी पढ़ के आते हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी कि कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होगा, फिर ठीक है हम लोग टर्मिनल पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तभी फ्री चार्जेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कर पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं मूव कर पाते हैं। तो ये रिलेटेड पूरी थ्योरी यहाँ पर डिस्कस की गई है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ द कंडक्टर यहाँ डिस्कस किया गया है। वेरियस टर्म्स और उनके इन बिटवीन जो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होते हैं वो यहाँ इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड अगर इलेक्ट्रिक सर्किट मिला हुआ है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए किरचॉफ लॉ यहाँ पर दिया गया है और किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस भी हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बात बता दूँ कि किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस आप लोगों को अपने लैब्स में एज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंजमेंट दिखाई देंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि आप अपनी जो थ्योरी वर्किंग और प्रिंसिपल जो पढ़ के जा रहे हैं उन पर आप अपना वर्क लैब में जाके करेंगे, तो दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग टू यू। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स रखे गए हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 में हम लोग मूविंग चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट सराउंडिंग रीजन में डेवलप हो रहा है उससे रिलेटेड जितना भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, प्रिंसिपल्स हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और हल्का सा टच यहाँ पर मैग्नेटिज्म का भी है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इट इज़ द 5th चैप्टर एंड इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक जो मटेरियल हैं उन पर फोकस करने वाले हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ किस बेसिस पर हम लोग उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इसी चैप्टर में इन्वॉल्व हुआ है। और ये मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग कहाँ कहाँ इनका एप्लीकेशंस देख सकते हैं इस चैप्टर में हम लोग वाइडली पढ़ेंगे, चैप्टर 5th में। तो यहाँ पर ये यूनिट 3 आपकी पूरी हो जाती है। फिर यूनिट 4th हम लोग देख रहे हैं। यूनिट 4th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये टाइटल रखा गया है यूनिट 4 का। इसमें फिर से 2 चैप्टर्स रखे गए, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही फिजिक्स का रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड और कैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे से कॉर्पोरेट कर रहे हैं और वो एक नया रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक करंट को डेवलप कर रहा है, यहाँ इस प्रोसेस में बताया गया है। इस प्रोसेस के अंदर इसी प्रोसेस का एक एप्लीकेशन अल्टरनेट करंट जनरेटर भी है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अल्टरनेट करंट जनरेटर की हेल्प से हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट डेवलप हो रही है। और इसी अल्टरनेट करंट को हम लोगों ने डीपली स्टडी किया हुआ है चैप्टर 7 के अंदर। चैप्टर 7 में हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन भी पढ़ेंगे, दैट इज़ द ट्यूनिंग ऑफ द कैपेसिटर, और बहुत ही सिंपल सर्किट्स पर हम लोगों ने अल्टरनेट करंट और वोल्टेज को अप्लाई किया है और डीप में यहाँ पर स्टडी किया है चैप्टर 7। तब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 यूनिट कंपाइल हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 4 यूनिट कंपाइल हुई हैं अभी तक, ये फिजिक्स का कोर पार्ट है और ये बहुत ही कंसर्निंग डीप अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स से चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं, मैथमेटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशंस आपको मिलेंगे और न्यूमेरिकल अनलिमिटेड। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस
हर एक जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको उठाकर हम लोग कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज कर सकते हैं और उसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है फिजिक्स का, यहाँ पर बहुत ही कंसर्निंग हमें स्टडी करनी होती है और स्टडी के लिए खुद से ही बच्चों को ये देखना पड़ता है कि हम इन यूनिट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। और ये यूनिट पर फोकस मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड आप देख सकते हैं, दोनों यूनिट्स अगर हम लोग देखें तो आउट ऑफ 70 16 मार्क को कलेक्ट किए हुए हैं। यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ की बात करें तो ये अकेले 70 मार्क को कलेक्ट किए हुए। अगर मैं यूनिट फर्स्ट से यूनिट फोर्थ तक जाऊं तो आउट ऑफ 70 मुझे 33 मार्क्स कलेक्ट हो रहे हैं। आउट ऑफ 70 33 मार्क्स कलेक्ट हुए हैं। और यहाँ अब मैं यूनिट फिफ्थ पर बढ़ रही हूँ। यूनिट फिफ्थ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 8 है और इस चैप्टर 8 में हम लोग देख रहे हैं कि ये चैप्टर 8 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। ये यूनिट फिफ्थ के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट फिफ्थ जैसे ही हम लोग पूरा करते हैं तो यहाँ हमारे पास फिजिक्स का वॉल्यूम फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। यूनिट हम लोग फिफ्थ जैसे ही पूरा पढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास फिजिक्स का वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे अगर हम लोग बात करें यूनिट 6 की तो यहाँ पर हम लोग अपना फिजिक्स का ऑप्टिक्स वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर कंसर्न करेंगे। कैसे, देखिए इस ऑप्टिक्स में चैप्टर 9 और 10 रखा गया है। चैप्टर 9 के अंदर हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने वाले हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मेनली हम लोगों का फोकस माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर रहने वाला है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर रहने वाला है, जिसमें हम लोग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और यहाँ पर उसका हम लोग मैग्नीफिकेशन को भी यहाँ पर समझेंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि ये जो रे ऑप्टिक्स है उसका थोड़ा सा पार्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर के लिए मेनली हमें रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए फोकस करना पड़ता है। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं क्लास में कि मैम ये ड्रॉ नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ ना रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए है। नेक्स्ट चैप्टर आपका वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का वेव नेचर को स्टडी करेंगे कि कुछ डिफरेंट फिनोमेना हम लोगों ने देखने को मिले। तो यहाँ हमें पता चला कि ये जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है इसमें डिफ्रैक्शन का हम लोगों को पैटर्न मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला और पोलराइजेशन का पैटर्न मिला, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट हम लोगों के पास जो आया हुआ है यूनिट 7। यूनिट 7 पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जैसे मैं मार्क स्कीम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों मिलके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 18 मार्क्स कलेक्ट किए हुए हैं। 18 अगर आप लोग चाहते हैं तो आप अपना ज़्यादा फोकस यहाँ दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही कॉन्क्रीट रहने वाले हैं। हमें रे डायग्राम ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, वो हम लोगों को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। और वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट फिनोमिना है, उनको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये 18 मार्क्स आपका आउट ऑफ 70 कलेक्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट आपका यूनिट स्टार्ट होता है यूनिट 7। यूनिट 7 में हम लोग ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस पढ़ने वाले हैं एंड उसी के साथ मैटर। इस यूनिट में अकेला सिर्फ एक चैप्टर रखा गया है जिसमें कि हम लोग लाइट के ड्वेल नेचर को स्टडी करेंगे। इट बिहेव एज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर ऑल्सो। सिमिलर बिहेवियर हम लोगों को मैटर वेव्स के साथ दिखाई भी देता है कि मैटर वेव भी पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करती है और वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करती है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग मैटर वेव पर फोकस करते हैं और इसके ड्वेल नेचर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स ऑल्सो। क्वांटम मैकेनिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि हल्का सा क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आपका यूनिट है यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस यूनिट में फिर से 2 चैप्टर्स रखे गए हैं, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। चैप्टर 12 में हम लोग एटम पर फोकस हो जाने वाले हैं और हल्का हल्का मतलब टच स्टडी तो आप लोग 10th क्लास में कर ही चुके हैं। एटॉमिक मॉडल्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर आप लोगों को नया दिखाई देने को मिलेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें मेनली फोकस किया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेरियस ट्रांजिशन हुए हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, उन
ट्रांजिशंस को वेरियस सीरीज में डिफाइन किया गया है और बहुत ही वेल पैटर्न में अरेंज किया गया है। यहाँ हम लोग ये सारी स्टडी करेंगे। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 13 में। अब चैप्टर 13 की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ मुझे आप लोगों का अटेंशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए। चैप्टर 13 की बात करूँ तो यहाँ पर न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल कैसे रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास स्टडी करने को मिलेंगी। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मेन फोकस है वो जा रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, जिसके एप्लीकेशंस भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी इस चैप्टर से रिलेटेड। आप लोग फोकस हो जाइए मेरे स्टेटमेंट को देखें। मैंने जो ये हमारे पास इस बार जो सिलेबस आया हुआ है, इस सिलेबस का कंपैरेटिव स्टडी लास्ट सेशन के सिलेबस के साथ रखी। तब मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने देखा कि नहीं, सारा का सारा सिलेबस लास्ट सेशन जैसा ही रखा गया है। लेकिन जब मैं इस चैप्टर को स्टडी कर रही थी तब मुझे पता चला कि इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। मैं फिर से ऐड कर रही हूँ आप लोगों को ये स्टेटमेंट। 2 टॉपिक्स नए इसमें डाले गए हैं और वो टॉपिक्स रेडियो एक्टिव डिके के लॉ के साथ डाले गए हैं। एक हाफ लाइफ का है और दूसरा मेन लाइफ का। सिर्फ इतना ही चेंज आया है पूरे सिलेबस में। बाकी पूरा सिलेबस को पूरा एज इट लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग ही सील्ड आउट किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ अब मैं आप लोगों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ। तो देखिए यूनिट 7th और यूनिट 8th मिलकर 12 मार्क को कलेक्ट किए हुए हैं, 12 मार्क को, ठीक है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलाइवल कर दूँ कि जैसे ही हम लोगों ने यूनिट 5th को स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 5th से और यूनिट 4th तक हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पर मैथमेटिकल पोर्शन का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम होने वाला है और थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाने वाला है। तो जो बच्चे मैथमेटिकल पोर्शन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न यहाँ इन यूनिट्स को दे सकते हैं, क्योंकि तैयारी तो हमें लेके जानी है बोर्ड एग्जाम्स तक। अपना कंसर्न यहाँ दे सकते हैं और अपने मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 18 मार्क्स आपको ऊपर बता दिया गया है, फिर 12 मार्क्स दिया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट यूनिट पर, यूनिट 9th। देखिए यूनिट 9th इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। लास्ट सेशन से पहले वाले सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स रखे जाते थे, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। लास्ट सेशन से चैप्टर 15 को हटा दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का चैप्टर हुआ करता था, वहाँ से इस चैप्टर को अब हटा दिया गया है, लास्ट सेशन से ही हटा दिया गया है। तो सिर्फ यहाँ पर चैप्टर 14 ही रखा गया है। और चैप्टर 14 में भी कुछ एक जो टॉपिक्स थे उनको भी शॉर्ट आउट किया गया है। तब हमारे पास ये जो चैप्टर है वो भी लिमिटेड हो गया। यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एक टॉपिक हुआ करता था, ऑसिलेटर हुआ करता था, तो उन टॉपिक्स को यहाँ से हटा दिया गया है। ये चैप्टर भी लिमिटेड कर दिया है। और यहाँ पर आप लोगों की मैं बात करूँ अगर बेनिफिट की कि हमें बेनिफिट होने वाला है, देखिए यहाँ जो ये यूनिट 9 है वो अकेले ही 7 मार्क की है। आप देखिए अकेले ही 7 मार्क की है। चैप्टर 14 रखा गया है इस 9 यूनिट में और ये पूरा अकेले ही 7 मार्क को कलेक्ट किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके बहुत ही हैवी इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस यूनिट में कुछ ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, सिंपल डिवाइसेस हैं, उन सिंपल डिवाइसेस का सिंपल सर्किट है और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसा वर्किंग फंक्शन है, सिर्फ ये सारी चीज़ें यहाँ लिमिटेड की गई हैं। तो इसके बेसिस पर आप लोग अपना 7 मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये तो फ्रेम्ड आउट था और मैंने ड्रॉ कर दिया है लाइंस को जो सिलेबस ने गाइडलाइन दिया है। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे, आगे अपने लेक्चर्स पर फोकस करेंगे कि पर्टिकुलर हमें अपने चैप्टर्स को, पूरे सिलेबस को कैसे तैयार करना है। हमारा जो फोकस है वो बोर्ड एग्जाम्स पर है। तैयारी अभी से करके चलेंगे तभी हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बस आज के लिए मेरा बस इतना ही लिमिटेड था कि मैं आप लोगों को सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा दूं और आपकी स्टडी को फ्रेम कर सकूं कि आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है। आप डिसाइड करेंगे। हम लोग सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं कि लेक्चर दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आप अपने सब्जेक्ट को लेकर कितना अटेंटिव हैं। ओके, एट लास्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से टू you don't worry about your study. We will present here, I and Niharika ma'am, and we always be here regularly with new videos to sort out your problem related to the tangled topic also from your chapter.
और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे आगे के वीडियोज़ में कुछ जो कॉन्क्रीट डिस्कशन है वो हैवीली वेटेज होंगे। सो प्लीज़ तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and click the bell icon button.